फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 8 का पढ़ रहे थे बड़े भाई साहब। और बड़े भाई साहब जो कि रचना प्रेमचंद की है, इसमें हम लोगों ने एक पाठ किया था और उस पाठ में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से लेखक के बड़े भाई पढ़ाई को लेकर के बहुत ही महत्व देते हैं पढ़ाई को। और वो बच्चे को अपने छोटे भाई को भी बोलते हैं कि खूब मेहनत करो, तभी हो सकते हो, आगे जीवन में कुछ कर सकते हो। उनका भाई जो रहते हैं, लेखक अपने लिए कह रहे हैं, तो वो खेलने कूदने में ज़्यादा मग्न रहते हैं और पढ़ाई पर कम ध्यान देते हैं। तो वह उनको हमेशा डांटते भी रहते हैं कि पढ़ाई नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। इसलिए मुझे देखो कि मैं एक ही कक्षा में 2 साल 3 साल रिपीट करता हूँ ताकि मेरा बेस मजबूत हो, मेरा आधार मजबूत हो। और ये कह के उसके हर छोटी बड़ी बात पर उसको बड़े भाई टोकते थे, डांटते थे, जिसे लेखक को बुरा भी लगता था, गुस्सा भी आता था और समझ में उसे नहीं आता था कि कैसे करे। वह कोशिश करता था कि पढ़ाई कल से मैं पूरी करूँगा, लेकिन अपनी बात पर वो अडिग नहीं रह पाते थे और फिर खेलने में मगन हो जाते थे। हम लोगों ने इतना पढ़ लिया था। आज हमारा दूसरा पार्ट चलेगा बड़े भाई साहब का, तो हम लोग उसको अभी देखेंगे। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता, जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है। कि इसका कोई उत्तर ही नहीं था। जब मैंने गलती की है तो गलती के कारण मुझे तो डांट सुननी ही है, तो अगर मैंने गलती की है तो दूसरा कोई तो मेरे लिए सजा लेगा नहीं। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्तिवान चलाते। सुक्तिवान का मतलब होता है व्यंग्यवान, कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था और उस निराशा में ज़रा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। वो बाहर में हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करते थे और जब भाई की डांट बार बार पड़ती थी तो उन्हें लगता था कि ये पढ़ाई लिखाई का चक्कर छोड़ करके क्यों ना मैं गांव चला जाऊं। जो काम मेरे बूते का बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। जितनी मेहनत बड़े भाई साहब करने के लिए कहते थे, उतनी मेहनत करना लेखक के बस की बात नहीं थी। लेकिन 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। और फिर लेखक बोलते हैं कि 2 घंटे में मैं खुद सो जाता, मेरी जो तो मैंने ठाना था कि मैं अब घर चला जाऊंगा, वो बातें भूल जाता और मैं फिर कोशिश करता पॉजिटिव वे में, सकारात्मक सोच के साथ, कि मैं खूब मेहनत करूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। पहले प्लानिंग की जाती है किसी भी काम को सही से वे में देने के लिए, तो वो एक टाइम टेबल बना लेते थे। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। उस टाइम टेबल में कहीं भी खेल कूद का जिक्र शामिल नहीं होता था। प्रातःकाल उठता, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। ये उनकी दिनचर्या को उन्होंने अपने टाइम टेबल में शामिल किया था। फिर उसके बाद 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। और सुबह से लेकर के रात के 11 बजे तक का उन्होंने शेड्यूल बना लिया, टाइम टेबल, और खेल को कहीं शामिल नहीं किया था। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के वह हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती थी। मतलब कि वो टाइम टेबल को वो पहले दिन से ही फॉलो नहीं कर पा रहे थे, अनुसरण नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बाहर की दुनिया और खेल कूद की दुनिया उनको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद ना रहती। और फिर भाई साहब की नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता कि जब वो लेगा अपने टाइम टेबल का अनुसरण नहीं कर पाते तो फिर भाई साहब को मौका मिल जाता था उनको सुनाने का। मैं उनके साय से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो, और चुपके चुपके लेकर घर में प्रवेश करते थे खेलने के पश्चात। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले।
हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार से लटकती मालूम होती। इतना खौफ अपने भाई का उनके मन में था। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता। कि कितनी भी डांट सुनने के बाद भी वो कभी नहीं खेल को छोड़ पाए थे। सालाना इम्तिहान हुआ, फाइनल एग्ज़ाम हुआ। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। कि दिन रात किताबों में आंख गड़ाने वाले मेरे बड़े भाई साहब फेल हो गए और मैं खेल कूद करने वाला प्रथम दर्जे से फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथों लूँ कि अब उनको सुनाऊं कि मैं खेलते हुए भी फर्स्ट आया, आप पढ़ते हुए भी फेल कर गए। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वे इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। वो उनको खराब लगा कि नहीं, अभी वो खुद ही दुखी हैं तो उन पर को इस तरह से दुख वाली बातें नहीं कही जा सकती हैं। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। भाई साहब का वह रोब मुझ पर ना रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा, दिल मजबूत था। अब भाई साहब उनको खेलने कूदने के लिए नहीं टोका टोकी करते थे और न डांटते थे। अगर उन्होंने मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया कि आपने बहुत पढ़ाई की तो कहाँ पास कर गए। अगर ऐसी नौबत आई तो वो लेखक कहने से भी अपने आप को पीछे नहीं हटा रहे हैं। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल हो गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं है। कि बोलने की तो हिम्मत नहीं थी अपने बड़े भाई के सामने, वो उतना रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन अकड़ उनकी ऐसी थी कि वो बड़े भाई साहब फिर उनको कुछ बोलते नहीं थे। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन करने के समय लौटा, मतलब सुबह के टाइम ही वो निकल गए थे खेलने के लिए गुल्ली डंडा, और उसके बाद जब वो भोजन के टाइम पर लौटते हैं तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया, मगर भाईजान घमंड तो बड़ों बड़ों को नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। फिर भी भाई साहब अपनी बात से पीछे नहीं होते हैं, वो उसको डांटने का एक न एक मौका निकाल लेते हैं। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेज़ों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन हैं। वह एक न एक एग्जाम्पल देते रहते, कभी रावण का, कभी युद्ध का, कभी आजकल के अंग्रेज़ों के का जो साम्राज्य बढ़ा हुआ था उस ज़माने में उसका। तो वो अनेक उदाहरण उनको दे करके पढ़ाई की ओर उनको प्रेरित करना चाह रहे थे। बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती राजा कहा जाता है कि जो पराक्रमी होता है, अत्यंत पराक्रमी होता है, भगवान पर भी विजय प्राप्त करने का साहस रखता है, उसे कहा जाता है। तो संसार के सभी महीप मतलब राजा होता है, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मतलब कि रावण इतना चक्रवर्ती था कि आग और पानी को भी अपने नियंत्रण में रखे हुए था। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान मिटा दिया। कि घमंड उसने किया तो उसका नामो निशान भी मिट गया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। इसलिए यहाँ पर अपने छोटे भाई को, बड़े भाई साहब जो हैं सो वो समझा रहे हैं कि अगर तुम पास कर गए और अव्वल दर्जे से पास कर गए तो इस बात का तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। भाई साहब आगे बोलते हैं कि शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया।
जब उसे घमंड हुआ तो और भगवान को उससे भी अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगा तो उसे स्वर्ग से नरक की ओर ढकेल दिया गया। शाहे रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने भी केवल एक दर्जा किया था, पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुमने अपनी मेहनत से नहीं पास हुए हो, अंधे के हाथ बटेर लग गई। मतलब कि मन बिना मांगे उसको का मुराद पूरा हो गया, बिना मेहनत किए उसे प्रथम दर्जे से पास कर दिया गया, ऐसा बड़े भाई साहब कहते हैं। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कि ये लक जो तुम्हारा है, ये किस्मत जो उसे तुम पास कर गए हो, वो बार बार नहीं हो सकता, एक बार हो गया तो। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए, कि उसका हर एक वार अचूक हो। मेरे फेल होने पर ना जाओ। अब भाई साहब अपनी बात भी करते हैं कि मेरे फेल होने पर ना जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा, और जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी ही वो गुजरे हैं। मतलब कि वह सीनियर क्लासेस की पढ़ाई की कठिनता को लेकर के उसे जागरूक कर रहे हैं कि मेरे क्लास में आओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि कितना कठिन है ज्योमेट्री को समझना और अलजबरा को समझना। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? ईस्वी और सन को याद करना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और 7 नंबर सब नंबर गायब। हेनरी मतलब कि एक नंबर भी इधर उधर हुआ, डिजिट ईस्वी, तो फिर सब गायब, नंबर गया। सफ़ा चट, सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स, कौड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है। मतलब कि जेम्स व्यक्ति का नाम है, जेम्स वाट जिनको कहा जाता था, तो जेम्स नाम से बहुत सारे लोग हुए, विलियम नाम से बहुत सारे लोग हुए, लेकिन सारे कोई तो महान नहीं बन गए। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे, एक नाम के पीछे दोयम तेयम चहारम पंचम। मतलब कहा गया कि जेम्स 1, जेम्स 2, जेम्स 3, जेम्स 4, ऐसे करके उन लोग एक ही नाम में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करते चले गए, और जिन्हें याद करना बहुत मुश्किल है। कि अगर जेम्स 1 के बारे में प्रश्न आया और जेम्स 2 हमने उसका आंसर लिख दिया है, तो हमारे आंसर तो गए। लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पना। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फ़र्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मतलब एक नंबर इधर से उधर अगर हो गया, उधर से इधर हो गया, तो उसके लिए भी मैथ्स पूरे गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो हर सब्जेक्ट की कठिनाइयों से परिचित करा रहे हैं बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले, और इसी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से क्या फ़ायदा? तो इस तरह से वह मतलब कि अपने विषय के कठिनाइयों को से अवगत करा रहे हैं कि इतना आसान मत समझो कि अभी तुम फर्स्ट डिवीज़न से पास कर गए हो, तो आगे भी तुम्हारे सामने राहें इतनी आसान होंगी, राहें बहुत मुश्किल होंगी। पढ़ाई की कठिनाइयों से अवगत करा रहे हैं यहाँ पर बड़े भाई साहब। तो अब हम ये चैप्टर हम लोग का फिर लंबा है, हम लोगों ने एक पार्ट किया, दूसरा पार्ट किया, तीसरा पार्ट हम लोग फिर आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।